हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। हे गाइस, आज हम लोग देखेंगे। देखो, आज फेब का लास्ट है, 27th ऑफ फेब है। क्लियर है? जब भी ये रिकॉर्डिंग हो रहा है 27th है आज। आप लोगों को देखिए कब मिलता है। कोशिश करूँगा 27th को ही मिल जाए, मिडनाइट में ही मिलेगा। 27th को मिडनाइट में मिलेगा, मतलब 2-3 बजे, 2 AM में। क्लियर है? तो देखो, आज हम लोग क्या चीज़ देखेंगे। अब हम लोगों के पास बच गए हैं नीट के लिए 2 मंथ। कितना बच गए हैं नीट के लिए? 2 मंथ्स। अब जो है सो यही 2 मंथ है। आम आदमी से डॉक्टर यही बनाएगा 2 मंथ। समझ में आ रहा है? कोई साथ नहीं देगा, बस और बस ये 2 मंथ ही सब कुछ है। और एम्स के लिए बच गए हैं 3 मंथ्स। ले लीजिए 3 मंथ्स मत कीजिए। एम्स के लिए बोलिए 2.5 मंथ्स, मतलब 2.5 मंथ हिंदी में। क्लियर है? तो यही रह गए हैं अब समय, और इसको कैसे इस्तेमाल करना और कितना बेटर से बेटर इसका इफ़िशियंसी निकाल लेना, वो हम लोगों को देखेंगे आज। ठीक है, वो हम लोग आज देखेंगे। तो देखो, मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है। देखो, 2 मंथ मैंने शेड्यूल निकाला कि भैया इस दिन ये पढ़ लो, इस दिन ये पढ़ लो। क्लियर है? पर अब कोई शेड्यूल नहीं आएगा, कोई शेड्यूल नहीं आएगा। अब किसी का मत सुनो। अब जो सुनना है खुद का सुनना और खुद से करना है। अगर जनवरी में फॉलो किए होगे शेड्यूल और सही से कर लिए होगे, फेब में किए होगे और फेब में भी सही से कंप्लीट कर लिए होगे, तो बता रहा हूँ कोई नहीं रोक सकता है 600+ मार्क्स करने से। क्लियर है? अब जो 2 मंथ है, 2 मंथ में सिर्फ और सिर्फ अपना सुनना है और खुद का करना है, किसी का भी कुछ नहीं सुनना है। समझ में आ रहा है? अब मैं बताता हूँ पढ़ना क्या क्या है। पहले तो वो मालूम होना चाहिए, मालूम होगा ही आप लोगों को। तो देखो, क्या करो कि एक पेज उठाओ और एक पेज उठा करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऐसे करके लिख लो। क्लियर है? जितना बोल रहा हूँ उतना करना है। पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लिख लो। उसके बाद लिखो कि फिजिक्स में इतना सारा चैप्टर पढ़ना है। यूनिट्स, डायमेंशन, मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क, एनर्जी, पावर, कोलिजन, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। फिर आ जाता है सिंपल हार्मोनिक, वेव्स एंड साउंड। 11 क्लास का खत्म हो गया। 11 में आप लोगों का 16 चैप्टर के करीबन है। फिर आएगा आप लोगों का 12 आ जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसी में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसी में इंक्लूड कर दिया मैंने किसी कारणवश, क्योंकि आगे चल के आप लोगों को मालूम चलेगा। अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक, न्यूक्लियर। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर कम्युनिकेशन, रे एंड वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। टोटल कितना हो गया? 29। टोटल 29 हो गया। अब केमिस्ट्री में इस तरीक़ा से लिख लेना। फिर केमिस्ट्री में लिखो केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, सॉलिड स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स। थोड़ा सा डिफरेंस रखा हूँ इसमें, आप लोगों की मर्जी है जैसे आप लोगों को पढ़ना है। केमिकल पढ़ लो, उसके बाद आयनिक पढ़ लो, जैसे पढ़ना है आप लोगों को खुला छूट है। इस बार कोई इस डेट को ये पढ़ो वैसा कुछ नहीं। जो मन करता है, जो अच्छा लगता है वो उठाओ और पढ़ लो उसे। अब बताऊंगा कैसे पढ़ना है कैसे नहीं। पहले ये लिख लेना, आयनिक इक्विलिब्रियम, फिर रिडॉक्स रिएक्शन, सरफेस केमिस्ट्री, सॉल्यूशन, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक में याद रखना 13, 14 है। फिर 15, 16, 17 अलग से। फिर कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, टी एंड ए ब्लॉक, जीओसी। फिर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जीओसी 1 में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जीओसी 2 में रिएक्शन मैकेनिज्म। मैंने सारा कुछ पढ़ा दिया, नोट्स वोट्स सब चीज़ डाल दिया है। क्वेश्चंस भी डाल दूंगा, तो वो बात करूंगा बाद में। आइसोमेरिज्म आता है, फिर हाइड्रोकार्बन, फिर हेलोजन डेरिवेटिव्स। हेलोजन डेरिवेटिव्स बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो सकता है, तो हेलोजन डेरिवेटिव्स 12th क्लास में आप लोगों का हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स। क्या चाहिए? हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स, वो करके चैप्टर दिया, उसी को हम लोग हेलोजन डेरिवेटिव्स बोल के पढ़ते हैं। फिर अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स एक साथ में। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में भी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हटा दिया गया है सिलेबस से, पर मैंने जो प्रीवियस का सिलेबस था उसी को लेके मैं चल रहा हूँ, कोई चेंज नहीं है। फिर बायोलॉजी में क्या काम करना, इस पे थोड़ा सा मेरा सुन लेना। बायोलॉजी में क्लास 12 जो है ना, उसको पहले फिनिश कर लो। उसको क्लास 12 को फिनिश कर लेना पहले, उसके बाद क्लास 11 में आना। क्यों क्लास 11 बोल रहा हूँ बाद में आना? क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है। ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी थोड़ा सा लेंदी है, तो थोड़ा उसमें समय लगेगा। तो अगर 12 को तुरंत झट क्लियर हो गया तो कितना बच जाएगा हम लोगों का? 12th का 40 क्वेश्चन समझो
40 से 45 क्वेश्चन आना ही आना है 12वीं क्लास से, मतलब 12th क्लास का बुक से। और इधर से 45 से 40 वही होगा, 42 पूछ देगा, इधर 43, 2 या 3 क्वेश्चन का फर्क रहेगा। 50% ही ऑन एन एवरेज लेके चलो, 2-3 क्वेश्चन का फर्क होगा, या तो 2 क्वेश्चन ये ज़्यादा है या तो 2। तो पहले इसे कर लेना। इसमें है कि कम है और इफिशियंसी ज़्यादा है, मतलब चैप्टर्स अच्छा खासा शॉर्टकट में है, छोटा छोटा है। 2 चैप्टर सिर्फ जेनेटिक्स का थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी है। ह्यूमन वेलफेयर एंड डिजीज थोड़ा सा लेंदी है। बाकी सही तरीका से पढ़ोगे ना तो कुछ भी लेंदी नहीं है, सही तरीका से पढ़ोगे तो कुछ भी लेंदी नहीं है, सब तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लास 12 कर लेना, फिर क्लास 11 पे आना। ह्यूमन फिजियोलॉजी से स्टार्ट करना है, या जहाँ से मन वहाँ से स्टार्ट करना, आप लोग के ऊपर डिपेंड है। फिर प्लांट फिजियोलॉजी, ये 2 ही चैप्टर है, जो कि थोड़ा सा 2 टॉपिक है, इसमें तो 7 चैप्टर है और बहुत लेंदी है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं तो 11 को बाद में रखो, 12 पहले फिनिश कर दो। 40 क्वेश्चन कंफर्म कर लो, 40 कंफर्म हो गया, उसके बाद इस पे धीरे धीरे करके हो जाएगा, टेंशन मतलब हो जाएगा। तो देखो पहले कैसे है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, फिर इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, स्ट्रेटेजीज फॉर। एकदम एनसीईआरटी पढ़ना, बता दे रहा हूँ क्या चीज पढ़ना है, एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं भटकना है। और आगे मैं बताऊंगा इसके अलावा क्या और करना है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी 1, बायोटेक्नोलॉजी 2, 2 है, प्रिंसिपल है और एप्लीकेशन है। ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉपुलेशन इकोसिस्टम, फिर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल इशूज, द लिविंग वर्ल्ड। अब यहाँ 12 खत्म हो गया, अब यहाँ 15 चैप्टर है, तो 15 चैप्टर तक 12 है, अब 16 से स्टार्ट होता है। देखना कितना लेंदी जाएगा। द लिविंग वर्ल्ड हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एनाटॉमी हो गया उसका, फ्लावरिंग प्लांट्स का, फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स हो गया। ये थोड़ा सा अब समझ सकते हैं आप लोग भी, थोड़ा रटना बोलते हैं लोग, खैर है जो है सो है, अब उसे मैं चेंज तो नहीं कर सकता हूँ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, फिर रिस्पायरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, फिर आप लोग एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन, फिर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। जगह कम पड़ गया इसलिए इधर लिख दिया मैंने, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस तरीका से आप लोगों ने बना लिया होगा, इसलिए एक बार पूरा दिखा दिया, एक एक बोल करके आप लोगों को लिखने में आसानी होगा। अब देखो, अब मैं बताता हूँ करना क्या। फिजिक्स का आप लोगों का टोटल आता है 29। अगर आप लोग बोलिएगा कि आज से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब 1 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब बुक ही उठाए 1 मार्च से, तो देखो यार बड़ा मुश्किल है। क्लियर है ना। देखो इम्पॉसिबल तो नहीं कुछ मैं बोलूँगा कि इम्पॉसिबल है और ये है, पर देखो 6 महीना से मैं पढ़ा रहा हूँ, 200 से ऊपर लेक्चर मैंने अपलोड कर रखा है, तो कुछ बोल रहा हूँ तो ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। अभी तक मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ ना कुछ कैची बहुत सारा पॉइंट छूट गया, जबकि एक एक टॉपिक भी उठा कर पढ़ा है। तो ये 2 महीना में अगर लगता है कि आप लोग पूरा का पूरा फिनिश कर लीजिएगा, बेसिक लेवल से बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुश्किल है। अब नामुमकिन बोल करके आप लोगों का दिल नहीं तोड़ूंगा, मुश्किल है पर नामुमकिन कुछ भी नहीं है। क्लियर है। पर रिवीजन करना है तो रिवीजन कीजिए और 600 प्लस मार्क्स लेके आइए ये 2 मंथ में। और ये जो 2 मंथ में यार मैराथन तो देखोगे, मैराथन में होता क्या चाहिए, मैराथन में पहले हम लोग धीरे धीरे दौड़ते हैं, फिर जैसे ही सामने आता है 2 किलोमीटर करीब आ जाता है, तब जो स्पीड होता है ना, मतलब पूछिए मत, मैक्सिमम स्पीड में होते हैं। जो माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं, मालूम है सबसे ज़्यादा डर कब लगता है, जब वो नीचे होते हैं चढ़ने समय नहीं, जब टॉप पे होते हैं ना, टॉप से बस मतलब 1 किलोमीटर ले लीजिए या 100 मीटर या 200 मीटर तब दूर होते हैं ना, तब सबसे ज़्यादा डर लगता है। कितना मीटर दूर, 200 मीटर या 1 किलोमीटर मिनिमम डिस्टेंस, तब बहुत ज़्यादा डर लगता है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं। इधर नीचे रहते हैं तो कुछ भी डर नहीं लगता, समझ में आ रहा है। तो बस ये याद रखिएगा, इधर डर भी थोड़ा आप लोगों को लगेगा और थोड़ा स्पीड भी भागना होगा, क्योंकि अब समय बस इतना बच गया है, एकदम कम डिस्टेंस। तो बस वही मैराथन है और समझिए कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं और चढ़ जाइएगा। स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे होंगे तो चढ़ जाइएगा, 600 प्लस आ जाएगा। तो अब देखो फिजिक्स में मैंने बोल रखा है, देखो फिजिक्स का तो जिम्मेदारी मैं लेने के लिए तैयार हूँ। फिजिक्स में आप लोगों को 45 क्वेश्चन आएगा, तो 45 में से 40 क्वेश्चन पर चैप्टर में डालूंगा। लेक्चर आए या ना आए पर 40 क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा
ये पक्का है, क्लियर है। तो 40 क्वेश्चन मिल जाएगा, 40 का क्वेश्चन बनाइएगा और उसका जो फॉर्मूला उसमें यूज हो रहा है, जो फॉर्मूला उसमें यूज हो रहा है, जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, उसे एक नोटबुक में लिख लीजिएगा। क्या करना है, उसे नोटबुक में लिख लेना है, जो फॉर्मूला यूज हो रहा है, जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, क्लियर है। चैप्टर वाइज तो 1 पेज लगेगा, ज़्यादा नहीं, ऐसे 3 मार्क कर लीजिएगा, 3 मार्क करके 1 पेज लग जाएगा। फिर केमिस्ट्री में भी मैं क्या चीज़ करवाऊंगा, केमिस्ट्री में भी 40 क्वेश्चंस डालूंगा, तो उस 40 क्वेश्चंस को क्या कीजिएगा, ऐसे मार्क कर लीजिएगा। एक समझिए ये पेज है, क्लियर है। तो इस पेज में 3 लाइन ये मार्क कर लिए। 3 लाइन मार्क करने के लिए मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने क्या चीज़ दे दिया, मैंने समझ लो CH3 CH2 हटाओ, CH कर दिया, यहाँ पे CH2 कर दिया, और यहाँ पे H2O2 खुद से कुछ अब आ गया तो लिख ही दे रहा हूँ, HCl लिख दिया और बोला प्रोडक्ट बता दो, H2O2 हाँ, और HCl लिख दिया, प्रोडक्ट बता दो। तो अब बताओ आप लोग क्या करोगे, तो सोचो इस पे क्या करोगे। तो इस पे आप लोग करोगे, मैक्सिमम स्टूडेंट मैं बताता हूँ, देखो सबका नहीं बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम या कुछ कहे या कोई भी नहीं ऐसा करेगा, पर मैक्सिमम मुझे लगता है क्या करेंगे कि H2O2 देखते ही आप लोग समझिएगा, इसे क्या चीज बोलते हैं, पर ऑक्साइड बोलते हैं। H2O2 क्या चीज बोलते हैं, पर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो पर ऑक्साइड ही एक तरीका से हो गया। तो पर ऑक्साइड में हम लोग क्या चीज पढ़ते हैं, एंटी मार्कोनिकफ। एंटी मार्कोनिकफ में क्या चीज, खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और पर ऑक्साइड इफेक्ट, तो उसमें क्या चीज होता है कि हम लोगों का ये जो बॉन्ड है ये इधर की ओर टूटता है, और इधर टूटने पे नेगेटिव चार्ज और इधर आता है पॉजिटिव चार्ज। अब हम लोग क्या चीज करते हैं कि H पे प्लस और Cl पे माइनस करके तोड़ेंगे, और ये माइनस को ले जा करके इधर करेंगे, और ये प्लस को ले जाके इधर अटैच करेंगे, और बनाएंगे क्या चीज, CH3CH2, और यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा, CH2Cl। मतलब क्या चीज लगाए, एंटी मार्कोनिकफ लगाए और SN2 लगाए। SN2 बोले तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, यही ना है। और मार्कोनिकफ रूल रहता तो SN1 लगा के 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कर देते हैं, क्लियर है। पर ऑक्साइड से बहुत स्टूडेंट तो डायरेक्ट 2 डिग्री पे भी लगा देंगे, पर इसे पहचानना होगा कि पर ऑक्साइड, अगर पर ऑक्साइड पहचान भी गए और ऐसे बना भी दिए तो ये हो गया गलत, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया गलत। क्यों गलत हो गया, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, HCl हो या HI हो या कोई भी हो, वो कभी भी आप लोगों का एंटी मार्कोनिकम में पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं देगा तो कौन देगा, सिर्फ और सिर्फ HBr। अगर HBr यहाँ पे लिखा हुआ हो तब इसे लाके यहाँ पे ऐड कीजिएगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन नहीं एडिशन रिएक्शन होगा। तो एडिशन रिएक्शन में आप लोगों का यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन है, तो Br यहाँ पे ऐड होगा। अगर HBr के साथ वो खेल जाए, HCl दे दे या HI दे दे, एग्जामिनर खेल जाए, तो दिमाग रखिएगा रिएक्शन कुछ भी नहीं होगा, क्लियर है ना। तो गलत करके नहीं, तो ये हम लोग सीखे एक कॉन्सेप्ट, ये हाई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट सीखे। एग्जामिनर आज तक बस यही पूछा है कि पर ऑक्साइड है और HBr है, कभी भी HBr के अलावा कुछ नहीं दिया है। पर ऑक्साइड को घुमा के क्या किया है, H2O2 कर दिया है कि चल भैया H2O2 को पहचानो क्या चीज होता है। जो जानता है कि पर ऑक्साइड होता है तो वो तो समझ जाएगा पर ऑक्साइड इफेक्ट करना, पर HBr कभी नहीं घुमाया। तो इस तरीका से HBr घुमा के HCl 2019 में पूछ दे तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। उससे ऊपर हट के सोचो थोड़ा एग्जामिनर से, तब जा करके बनेगा क्वेश्चन, क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट सीखा तो पॉइंट नंबर 1 डाला, चैप्टर का नाम लिखा, चैप्टर का नाम GOC लिख दो, GOC2 कर दो, या हाइड्रोकार्बन, एक्चुअली ये हाइड्रोकार्बन है, उसी में एंटी मार्कोनिकम पढ़ना, ठीक है। हाइड्रोकार्बन करके 1 नंबर में कॉन्सेप्ट ऐसे ऐसे करके लिख दिया, ये चीज उठा के, समझ में आ गया। इसी तरह से कॉन्सेप्ट लिखते चलना और करते जाना। तो 1 पेज लगेगा आप लोगों का, ज़्यादा नहीं। फिजिक्स में अब थोड़ा सा बात कर देता हूँ आप लोगों को। फिजिक्स में अब क्या बताऊँ, फिजिक्स में अभी तो कुछ क्वेश्चन याद भी नहीं आ रहा मुझे, क्या चीज बताऊँ। चलो थोड़ा थोड़ा कुछ, अब डायरेक्ट मान लो ऐसा स्प्रिंग हो गया, यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया, मास हो गया, और यहाँ पे एक मास हो गया, ठीक है। तो इसका मास 2 kg हो गया, 3 kg हो गया, तो यहाँ पे कुछ टेंशन लगेगा, यहाँ पे टेंशन लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या चीज लेंगे, mg लेंगे, यहाँ पे mg लेंगे, इसके टेंशन निकालने के लिए, इसका टेंशन। और एक चीज याद रखना,
कभी भी ये स्ट्रिंग अगर स्ट्रिंग सिमिलर हो तो टेंशन हमेशा हम लोगों का कैची होगा, सिमिलर होगा। उसके बाद अगर ये ऐसा क्यों ना करता रहे, ऐसा गोल गोल क्यों ना घुमाता रहे, यहाँ पुली लगा दिया, यहाँ पुली लगा दिया, यहाँ पे मास कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे मास कनेक्ट कर दिया, और पूछते रह गया टेंशन 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 बता दो, तो यहाँ का टेंशन, यहाँ का टेंशन, यहाँ का टेंशन, यहाँ का टेंशन और यहाँ का टेंशन, सारा का सारा टेंशन सेम होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया एक का कि हम लोगों का अगर सिमिलर होगा ये वाला स्ट्रिंग तो हम लोगों का टेंशन सेम हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट उठा के लिख देना है। क्लियर है। हम लोगों का मान लो कि ऐसे एट टाइम टी हम लोगों का कुछ टेंशन हो रहा होगा, एट टाइम टी कुछ टेंशन हो रहा होगा, हम लोगों का काट दिया है स्प्रिंग, यहाँ से काट दिया, स्प्रिंग काटा तो जस्ट गिरने से पहले, मतलब जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग हम लोगों का इसका एक्सीलरेशन बता दो। क्लियर है। कैची पूछ देगा कि एक्सीलरेशन बता दो, तो इस तरीका से आप लोगों को मैं एक्सीलरेशन निकालने के लिए दूंगा। तो वो यहाँ तो पढ़ लिए और यहाँ आके कॉन्सेप्ट लिख लेना कि भैया इसमें स्प्रिंग काटे तो जस्ट आफ्टर एक्सीलरेशन, जस्ट आफ्टर कटिंग एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट ऐसे होगा। तो इस तरीका से करना है। 40 क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को दूंगा, बनाना रफ पेज में धड़ाधड़ बना लो, जो नहीं बनता पूछ लो, सॉल्यूशंस भी कोशिश करूँगा डाल दूंगा, और जो कॉन्सेप्ट है वो जरूर लिख लेना। और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को लास्ट 30 मार्च तक आप लोगों को सारा करवा दूं। अब 30 मार्च को कंप्लीट हो जाएगा और रोज आप लोगों को पेपर देखते चलना। आज आप लोगों का फ्रिक्शन से करवा दिया तो फ्रिक्शन आज करके भूल नहीं जाना। फ्रिक्शन कर लिए, नोट्स बना लिए, लिख लिए, सब चीज़ कर लिए। उसके बाद क्या करना है कि कल आएगा तो कल न्यू चैप्टर तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, पर सोने से पहले एक बार फ्रिक्शन को भी खोल के पलट के देख लेंगे। क्या पलट के देख लेंगे? ये पॉइंट्स देखेंगे और ये 40 पॉइंट्स को देख के दिमाग में बसा लेंगे। और 40 क्वेश्चन से मैं इतना आप लोगों को उम्मीद पक्का देता हूँ कि 40 क्वेश्चन से आप लोगों का एट 12 बेसिस पे 4 नीट, 12 बेसिस पे 4 नीट एंड 4 एम्स कॉन्सेप्ट आप लोगों का बैठ जाएगा। क्लियर है। यहाँ तक का लेवल पे कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। तो ये सब मेरा काम है और थोड़ा मेहनत आप लोगों का है। क्लियर है। तो ऐसे करके करना है। तो इस तरीका से मैं दूंगा, लेक्चर आए या ना आए पर क्वेश्चंस मैं देखो यार बोला हूँ तो करूँगा, जरूर करूँगा। क्लियर है। अब देखो अब करना क्या चाहिए कि कोई भी एक चैप्टर उठाओ और पढ़ जाओ, कोई भी एक चैप्टर उठाओ और पढ़ जाओ। कोशिश करना कि जो मैं डालूँ उसी को पढ़ लेना। क्लियर है। या पहले से भी पढ़ रखे होगे आप लोग, ठीक ना। तो जो मन करता है, फ्रिक्शन मन करता है तो फ्रिक्शन पढ़ो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मन करता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ो। और एक दिन में एक चैप्टर, एक दिन में एक चैप्टर। तो एक दिन में आप लोग को क्या चीज पढ़ना है? इधर नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, मैंने लगाना है। नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो और जो क्वेश्चन मैं अपलोड करूंगा वो लगा लो। एनसीईआरटी का क्वेश्चंस लगा लेना। एनसीईआरटी नीट प्रीवियस ईयर जो मैं अपलोड करता हूँ वो लगा लो। उसके बाद जो आप लोगों को लगाना है आपकी मर्जी, टाइम बचता है तो जो लगाना लगा लो आंख बंद करके। क्लियर है। केमिस्ट्री में वही बताऊंगा, नीट का प्रीवियस ईयर, एनसीईआरटी और जो मैं अपलोड करता हूँ वो, और बाकी आप लोगों को जो मर्जी है वो बना लो। और एनसीईआरटी केमिस्ट्री में अंदर में जितना भी एग्जाम्पल दे रखा है वो सब बनाना मत भूलना। फिजिक्स में भी बता रहा हूँ। बायोलॉजी में एनसीईआरटी 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 एनसीईआरटी, बस यही बोलूँगा। 10 बार बोलूँगा या 50 बार बोलूँगा, एक नाम निकलेगा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। क्लियर है। एनसीईआरटी। और जो मैं क्वेश्चंस दूंगा, क्वेश्चंस मैं जो दूंगा वो थोड़ा लेवल बढ़ा के दूंगा। मतलब जो चीज़ एनसीईआरटी में नहीं है वो चीज़ मेरे क्वेश्चंस में होंगे। क्लियर है। तो इससे क्या होगा कि एनसीईआरटी 90 में 80 क्वेश्चन देगा, बाकी का जो 10 क्वेश्चन है वो मेरा पढ़ लीजिएगा, वहाँ से निकल जाएगा, मैक्सिमम वहाँ से निकल जाएगा। क्लियर है। और जो मन करता है वो पढ़ो। एक दिन जैसे अब मैं बताता हूँ, एक दिन आप लोग क्या कीजिए कि काइनेमेटिक्स पढ़ें। एक दिन आप लोग काइनेमेटिक्स पढ़ें 2-3-4 घंटा में जल्दी जल्दी पढ़ के रिवाइज कर लिए और 10-20 क्वेश्चंस लगा लिए पर टॉपिक पे। क्लियर है। मतलब 60 क्वेश्चंस लगा लीजिए, लेके चलिए पूरा काइनेमेटिक्स से। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर इधर से पढ़ लिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे 40 क्वेश्चन लगा लिए, ज़्यादा नहीं 40 क्वेश्चन लगा लीजिए काफ़ी। फिर इधर से रिप्रोडक्शन पढ़ लिए। तो पर डे तीनों का एक एक चैप्टर लेके चलना है। तीनों में एक चैप्टर फिजिक्स पढ़ना है, एक चैप्टर केमिस्ट्री पढ़ना है, एक चैप्टर बायोलॉजी पढ़ना है। और पढ़ते पढ़ते अब क्या करना है कि मान लीजिए काइनेमेटिक्स आपका हो गया तो काइनेमेटिक्स पे टिक लगा दिए।
एटॉमिक स्ट्रक्चर पे टिक लगा दिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे टिक लगा दिए। तो इसी तरह टिक लगाते चलना है। फिर नेक्स्ट डे आए तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिए, टिक लगाइए। केमिकल काइनेटिक्स टिक लगाइए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ टिक लगाइए। और जब तक नहीं होगा तब तक टिक नहीं मारना। जब तक कंप्लीट नहीं होगा, क्या कंप्लीट करना है, नीट प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस अपलोड करूँगा वो, और आप लोगों का एनसीईआरटी का क्वेश्चन। उसके बाद अगर और भी आप लोग कुछ बनाते तो बहुत अच्छा है, कोई गलत नहीं है, वो भी बना जाइए। और उतना आप लोगों का कंप्लीट हो जाए तो इस पे टिक मार दीजिए। और ऐसे टिक मारते चलिएगा। और पर डे अगर टिक मारते चले गए, पर डे टिक मारते चले गए, 30 डेज में आप लोगों का पूरा सिलेबस क्लियर हो जाएगा। पूरा का पूरा सिलेबस क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छा क्लियर होगा। क्यों? इधर है 29 चैप्टर मतलब 29 दिन। इधर है 28 चैप्टर मतलब 28 दिन। और इधर है 37 चैप्टर, 37 मतलब 37 दिन, 37 डेज। बायोलॉजी में बोला था ना मैंने थोड़ा ज़्यादा, तो बायोलॉजी का एक्स्ट्रा जाएगा, कोई बात नहीं, 6 दिन एक्स्ट्रा बायोलॉजी पढ़ लेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो 30 दिन में समझ के लेके चलिए, ऑन एन एवरेज 30 डेज में आप लोगों का सिलेबस फिनिश हो जाएगा। फिर आएगा अप्रैल का मंथ, अप्रैल में देखेंगे। अभी हम लोगों को मार्च 30 में ऐसा होना चाहिए कि आप लोगों को समझिए 1 अप्रैल को पेपर दिया जाए तो फोड़ दीजिएगा आप लोग। ऐसा पेपर अगर आप लोगों को दे दिया जाए 1 अप्रैल को ही, तो आप लोग ऐसा पढ़िए मार्च में कि फोड़ दीजिएगा 1 अप्रैल को ही। क्लियर है ना? ऐसा पढ़ना है मार्च में, पूरा जी जान लगा के पढ़ना है। और नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आप लोगों को स्टीफन हॉकिंस का मैंने बता रखा था, स्टीफन हॉकिंस का स्टोरी। मोटर न्यूरॉन डिजीज हो रखा था, तो अभी तो डेथ कर गए। तो जब उतने खतरनाक बीमारी से पैरालाइज कर गया, मालूम है कि भैया अब दिन नज़दीक आ गया, पर तब भी 70 साल जी गए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल समझ में आता, पर 70 साल यार, मतलब इम्पॉसिबल चीज़ को वो आप लोगों के सामने है, जो भी है इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया उन्होंने। तो वही बोलता हूँ मैं, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सारा कुछ पॉसिबल है। हम लोगों का अगर बल्ब जो बनाने में लगा था 10,000 समय, अगर वो आज नहीं होता तो हम लोग अंधेरा में होते, ये रिकॉर्डिंग नहीं हो पाता। तो वो फेल तो किए नहीं थे 10,000 बार ऐसा तरीका निकाले थे जो कि चाहिए बल्ब बनाने के लिए। समझ में आ रहा है ना? तो माइंडसेट पे, सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट पे डिपेंड करता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी कोई खास बड़ा साइंटिस्ट नहीं, मतलब अपने समय में नहीं थे, पर धीरे धीरे मतलब स्टूडेंट फेज में मैं बोल रहा हूँ, फिर धीरे धीरे जा करके बहुत ही दुनिया के नंबर 1 साइंटिस्ट आज माने जाते हैं। जॉर्ज मेंडल बायोलॉजी के स्टूडेंट है, जॉर्ज मेंडल के बारे में जानते होंगे। जॉर्ज मेंडल क्या थे बताइए? नॉर्मल सा जीवन भी था, हम लोग से भी ज़्यादा नॉर्मल सा, चर्च में गुजारा किए थे, जबकि कितना बड़ा जेनेटिक्स पूरा दे के चले गए जॉर्ज मेंडल। पर क्या चीज़ मिला? कुछ भी नहीं मिला बदले में उनको, एक क्रेडिट तक नहीं मिला उनको, जॉर्ज मेंडल को, पर कितना कुछ दे के चले गए। तो बस वही है आप पे। एक और मैं आप लोगों को छोटा सी स्टोरी समझाता हूँ लास्ट में, जाते जाते। सब चीज़ तो बता दिया, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है, सब चीज़ हो गया। लास्ट में एक थोड़ा सा शायद आप लोगों को बूस्टअप कर दे। क्लियर है? क्या चीज़ 1900 का बात है, 1900 का बात है। क्या होता है कि एक डॉक्टर होते हैं और उनकी वाइफ भी डॉक्टर होती है, वो अमेरिका में रहते हैं लोग, और उनकी एक बेटी होती है। तो वो इंडिया आए होते हैं घूमने के लिए अमेरिका से। तो वहाँ पे डॉक्टर रहते हैं। तो क्या होता है कि एक रूम लेके रेंट पे रहते हैं। क्लियर है? एक रूम लेके रेंट पे रहते हैं। वहाँ पे क्या होता है ना कि कोई हॉस्पिटल, कोई कुछ भी नहीं होता उस गांव में। समझ लीजिए, गांव ही समझ लीजिए, विलेज समझ लीजिए। कोई हॉस्पिटल नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। घूमने आए होते हैं, विलेज देखने आए होते हैं। तो वो रूम लेके रेंट पे रहते हैं। तो आस पड़ोस के आदमी को मतलब कुछ हो जाता है तो वो लोग अपने जाते हैं चेकअप करवाने के लिए। ठीक है? वहाँ पे तो उन लोगों को मालूम चल जाता है कि यहाँ पे डॉक्टर हैं। तो ये जो डॉक्टर साहब थे वो कहाँ पे छुट्टी में चले गए थे अपना काम से अमेरिका। उनकी सिर्फ और सिर्फ बेटी थी इस घर में। तो क्या हुआ कि एक बार 3 प्रेग्नेंट लेडी गई,
3 लेडी थी वो प्रेग्नेंट थी, 2 हिंदूज एक मुस्लिम, तो वो तीनों गए और उनकी सिर्फ बेटी थी और वो तीनों डॉक्टर सर को खोज रहे थे कि डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर का ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। तो डॉक्टर थे नहीं और सिर्फ उनकी बेटी थी। तो बोली कि डॉक्टर मेरे डैड तो नहीं है, मेरे पापा नहीं है, क्लियर है। तो फिर वो तीनों की तीनों दिन में क्या चीज हो गया, तीनों के तीनों डेथ कर गई, तीनों जितनी 3 औरत थी तीनों औरत डेथ कर गई। तो फिर इन जो लड़की थी ना, इस लड़की को डॉक्टर बनने का कोई शौक नहीं था, इसके पेरेंट्स डॉक्टर थे पर इसे डॉक्टर बनने का कोई शौक नहीं था, कोई मतलब ही नहीं था यार डॉक्टर से। पर जिस दिन ये डेथ की ना, उस दिन से इसको समझ में आया कि अगर मैं कुछ करती, अगर मैं डॉक्टर रहती तो ये 3 आदमी को, 3 औरत को बचा लेती, 3 लेडीज को बचा लेती, 3 वुमेन को बचा लेती, पर नहीं बचा पाई। तो वहाँ से इन लड़की ने ठाना कि मैं अब बनूंगी तो बहुत ही बड़ा डॉक्टर बनूंगी। तो ये अमेरिका जाती है, अमेरिका जाके डॉक्टर का डिग्री लेती है, MBBS करती है। वहाँ USMLE होता है, अभी रेसिडेंसी मिलता है, USMLE से आप लोग को भी करना पड़ेगा, कीजिएगा तो नीट PG दीजिए, नीट PG से अच्छा USMLE कीजिएगा, छोड़िए वो सब, मास्टर का है ये बात। तो वो करती है, करने के बाद फिर इंडिया आती है और इंडिया में फिर वुमेन हेल्थ के लिए एक हॉस्पिटल बनाती है और उस हॉस्पिटल का नाम है विल्लोर में है, CMC विल्लोर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? CMC विल्लोर। और इसी का कॉलेज भी है CMC मेडिकल कॉलेज, ठीक ना, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बोलते हैं, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, इसी का बात कर रहा हूँ मैं। तो ये लड़की जिसे डॉक्टर नहीं बनना था, उसने एक ऐसा हॉस्पिटल बना दिया, दुनिया भर से लोग आते हैं इस हॉस्पिटल में जांच करवाने के लिए और चेकअप करवाने के लिए। और इंडिया का क्या, दुनिया का एम्स के बाद अगर कोई है तो CMC विल्लोर है। एम्स के बाद कोई अगर हॉस्पिटल है, सबसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर अगर मिलेंगे तो CMC विल्लोर। अगर नीट किसी भी कॉलेज से करते हैं तो उनका ड्रीम होता है कि PG करें तो CMC से ही PG करें, क्लियर ना। स्पेशलिस्ट मतलब इतना बेस्ट स्पेशलिस्ट यहाँ से दिया जाता है, CMC से पूछिए मत, बहुत खतरनाक वाला स्पेशलिस्ट होते हैं। एम्स से भी ज़्यादा मैं बोलता हूँ कि CMC विल्लोर में होते हैं, समझ में आ रहा। तो वो आज है। तो बस कहाँ से, यहाँ से ये जो डेथ की ना, यहीं से इसके मन में जागा कि अब तो करना है। तो बस वही है आप लोग को, अब करना है, मतलब अब करना है, बहुत हुआ, जो होना था हो गया। अब हम लोगों को दूसरों के लिए कुछ करना है, उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं और उसके लिए डॉक्टर बन रहे हैं। और ये रहा एग्जाम्पल। तो आज छोटा सा, बहुत छोटा सा है विल्लोर जो है ना, बहुत छोटा सा, उस छोटा सा चलता क्यों है मालूम है? अगर ये हॉस्पिटल बंद हो जाए ना तो वो पूरा का पूरा शहर खत्म हो जाएगा, कोई काम का नहीं है, बहुत मतलब विलेज से भी ज़्यादा डाउन चला जाएगा। पर सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा CMC हॉस्पिटल के कारण वो चलता है पूरा का पूरा विल्लोर। चलिए अब मैं रखता हूँ। तो बस यही बताना था, नाम था उनका डॉक्टर ईदा सोफिया, इस लड़की का। तो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। शेयर कीजिए इस वीडियो को। मैं क्या चाहिए हूँ, मैं बस एक जरिया हूँ आप लोगों के लिए, क्लियर है। मैं तो बहुत स्टूडेंट को जानता तक भी नहीं हूँ, किसी को नहीं जानता हूँ सच बोलूँ तो, बस एक जरिया हूँ, मुझे कुछ करना है तो बस इसलिए मैं दे रहा हूँ। तो चलो शेयर कीजिएगा, शेयर उस लोगों को कीजिए जिन लोगों को ज़रूरतमंद है। अभी क्या होगा, अभी आप लोगों का क्या बोलते हैं, अब मुझे याद भी नहीं आ रहा, 2 मंथ का क्रैश कोर्स कर लीजिए, 2 मंथ का, 3 मंथ का, ये 60% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, या फालतू में ये सब क्या मतलब वेस्टेज ऑफ मनी। और लुटेरा बैठे हैं, पूरा दबा के लुटेरा बैठे हुए हैं। 60% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, ये डिस्काउंट वो डिस्काउंट। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो वहाँ पे मुझे मिल जाता है, GST छोड़ दूंगा तो ये कर दूंगा, तो वो 2 मंथ में क्रैश कोर्स। यार 6 महीना से पढ़ा रहा हूँ, अभी तक नहीं हुआ, तो 2 महीना में ये लोग क्या मतलब घोर के थोड़ी ना पिला देंगे। तो इसलिए शेयर कीजिएगा, ये क्वेश्चन भी शेयर कीजिएगा, सब चीज़ शेयर कीजिए उन लोगों को जिन्हें ज़रूरत है। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। कोशिश करूँगा कि PDF फॉर्म में ही डालूँ, पर PDF में नहीं डालता हूँ तो एज़ यूजुअल लेक्चर के फॉर्म में ही आएगा, पर क्वेश्चन आएगा ज़रूर। कब से आएगा? 28 फेब से आएगा, 28 फेब से। और कोशिश करूँगा 30 मार्च को आप लोगों को फिनिश कर दूँ पूरा का पूरा सिलेबस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।